नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, कल 1 जून है और 1 जून को आखिरी चरण है, 7वां चरण है, जिसके लिए मतदान होना है। ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण तारीख है क्योंकि इसी के 2 दिन बाद नतीजे आ जाएंगे। 2 और 3 का ही गैप रहेगा बीच में। 4 जून को डिसाइड हो जाएगा कि इस देश में किसकी वापसी हो रही है, सत्ता की चाबी किसके पास है, कौन दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ये जो चरण है, 7वां चरण, इसमें उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वो 13 सीटें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट सीटें हैं। और यहाँ का जो समीकरण है वो बड़ा ही बेढब समीकरण है। जातीय समीकरण पर आधारित मतदान होता है। यहाँ पर कैंडिडेट किस जाति का है, किस बिरादरी का है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी तमाम जो क्षेत्रीय जातियां होती हैं, बिरादरियां होती हैं, वो हैं और उनका हमेशा से ही वर्चस्व यहाँ पर रहा है। देखने वाली बात होगी कि इस बार कौन किसके साथ खड़ा होता हुआ दिखाई देगा। और सबसे महत्वपूर्ण सीट इस चरण में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट है, जिस पर वो चुनाव लड़ रहे हैं तीसरी बार। देखना होगा कि उस पर कैसा रिजल्ट रहता है। 90% लोगों का तो दावा है कि वहां से वो सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में जाएगी। बस जीत हार का अंतर देखना है कि कितना होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हुए दिखाई और सुनाई दे रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी कुछ उलटफेर हो सकता है। 2024 के 7वें चरण के मतदान 1 जून को होने वाले हैं। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें से पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट पर लगी हुई हैं, क्योंकि यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपनी जीत के लिए उम्मीदवार बनकर खड़े हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सीट, वाराणसी सीट ही नहीं बल्कि बाकी 13 सीट भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की वाराणसी की। तो कौन कौन सी वो सीट है? सबसे पहले महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। अब यहाँ पर किस तरीके का इन सीटों पर समीकरण है, उस पर एक छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस बारे में और रोशनी डालते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर है। सबसे पहले बात करेंगे मिर्जापुर के बारे में। पूर्वांचल, विंध्याचल भी कह सकते हैं इसको, विंध्य पर्वत की घाटियों के बीच में मिर्जापुर है। भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के जो अपना दल एस है, उसकी ये एनडीए में, मतलब एनडीए के खाते में है ये सीट, क्योंकि यहां से जो है गठबंधन की प्रत्याशी हैं अनुप्रिया पटेल, तीसरी बार उम्मीदवार के रूप में ये भी चुनाव लड़ रही हैं। केंद्रीय उद्योग मंत्री और वाणिज्य मंत्री हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन से सपा के प्रत्याशी राजेंद्र बिंद हैं। पिछली बार इनको यहाँ टिकट तो मिला था पर काट दिया गया था। वहीं बसपा ने बगैर गठबंधन से मनीष त्रिपाठी को चुनाव मैदान में उतारा है। अपना दल कमेरावादी ने दौलत सिंह पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। यहाँ मुकाबला बड़ा कड़ा और दिलचस्प है। परीक्षा यहाँ पर अनुप्रिया पटेल की होनी है कि वो क्या कुछ कर पाती हैं इस बार। जिस तरीके से उन्होंने रघुराज प्रताप सिंह के लिए बयान दिया और उनको एक तरीके से ललकारा, तो क्या उसका कुछ इफेक्ट वहां पड़ेगा, क्या क्षत्रिय समाज की जो नाराजगी है वो वहां पर इस चीज का असर डालती हुई दिखाई देगी। तो अनुप्रिया पटेल है यहाँ पर, साथ ही साथ राजेंद्र बिंद है, मनीष त्रिपाठी हैं और अपना दल कमेरावादी से भी प्रत्याशी है यहाँ पर दौलत सिंह पटेल। तो ये था मिर्जापुर का समीकरण, कौन कौन कहाँ कैसे कैसे चुनाव लड़ रहा है, किस किस पार्टी से कौन कौन है और कौन कौन मैदान में है, इन पर चर्चा करेंगे। सलेमपुर, बलिया जिले के बांसडीह, सिकंदरपुर, बेलथरा रोड और देवरिया जिले का सलेमपुर, भाटपा रानी को मिलाकर बनी सलेमपुर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। यहां से भाजपा ने रविंद्र कुशवाहा को मैदान में उतारा है। सपा से पूर्व सांसद रमाशंकर राजभर विद्यार्थी उतरे हैं। बसपा से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर चुनाव में उतरे। कहा जाता है यहाँ राजभर और कुशवाहा वोटर्स अहम भूमिका निभाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो सीट है, इस पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। बसपा फाइट में है, कई जगहों पर बसपा फाइट में दिखाई देगी आपको। ये सीट हो गई, इसके अलावा घोसी हो गई, इसके अलावा देवरिया हो गई। बसपा के बिना मुकाबला दिलचस्प भी नहीं होने वाला और त्रिकोणीय भी नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं बलिया की तरफ। बलिया में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से सांसद
वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटकर पूर्व प्रधानमंत्री व 8 बार सांसद रहे चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को मैदान में उतारा है। यहां से सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं। इंडिया गठबंधन ने सनातन पांडे को दोबारा टिकट दिया है, वहीं बसपा ने सेना से रिटायर्ड लल्लन यादव को मैदान में उतारा है और यादव वोटरों पर सेंध लगाने का प्रयास किया है बसपा ने। यादव कैंडिडेट देंगे, क्योंकि इस चीज को तो आप मानिए शुरू से ही कि बसपा ने जो सोशल इंजीनियरिंग करके टिकट दिए हैं उसने कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को किया है, उसमें सेंध लगाने का काम किया है। तो यहाँ भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। आगे बढ़ते हैं। घोसी की सीट जहां पर मुख्तार अंसारी का कभी दबदबा रहता था, लेकिन इस बार यह क्षेत्र मुख्तार अंसारी के बिना आपको दिखाई देगा और उनके प्रभाव से भी दूर है। यहाँ पर भाजपा और एनडीए गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं। वही इंडिया गठबंधन से राजीव राय और बसपा से पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान मैदान में है। इस क्षेत्र में राजभर, यादव, चौहान, भूमिहार, निषाद, अल्पसंख्यक और दलित वोटर एक खास भूमिका अदा करते हैं, जिसमें कि आपको बता दूं बड़ी संख्या में यहाँ दलित मतदाता हैं, तकरीबन 4.5 लाख और करीब 2.5 से 3 लाख के बीच में लोनिया चौहान है, जो निर्णायक भूमिका में होते हैं हमेशा ही। जिसके साथ भी जाएंगे उसका खेल बना सकते हैं। साथ ही साथ अल्पसंख्यक भी यहाँ बड़ी संख्या में है। तो ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। बहुत मजबूती के साथ यहाँ पर बसपा चुनाव लड़ रही है। आपको देखना बहुत दिलचस्प होगा कि यहाँ के जो नतीजे हैं वो भी आपको चौंकाएंगे। हो सकता है कि ज्यादातर जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि ये सीट बसपा के खाते में चली जाए। आगे बढ़ते हैं। चंदौली उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बसा चंदौली में चुनाव के समय अक्सर विकास का मुद्दा नीचे रह जाता है और यहाँ पर जातिवाद हमेशा हावी हो जाता है। 2014 और 2019 में जीत के बाद भाजपा ने एक बार फिर से सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे पर भरोसा जताया है। इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे वीरेंद्र सिंह मैदान में है। बसपा से सत्येंद्र मौर्य और पीडीएम से प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से जो है उससे जवाहर मैदान में है। वैसे तो यहाँ पर यादव वोटरों की संख्या ज्यादा है, लेकिन पिछड़ी जातियों में भाजपा की पकड़ मजबूत होने के कारण यहाँ मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो जाता है। देखिए बसपा ने भी यहाँ से मौर्य प्रत्याशी दिया है और चूंकि यहाँ पर ओबीसी वोट बैंक अच्छा खासा है, तो देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का मुकाबला होगा। गाजीपुर की तरफ बढ़ते हैं। गाजीपुर लोकसभा सीट से भाजपा ने नया चेहरा मैदान में उतारा है, जिनका नाम है पारसनाथ राय। वही पिछली बार बसपा से सांसद रहे अफजाल अंसारी को इस बार सपा से टिकट मिला है। वहीं बसपा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर उमेश कुमार सिंह पर दांव लगाया है। गाजीपुर लोकसभा सीट में मुस्लिम और यादव वोटरों का समीकरण तकरीबन 7 लाख का है और यहाँ पर भाजपा वोट बैंक में सेंधमारी के लिए हर दांव पेच अपना रही है। यहाँ पर बीजेपी ने शिक्षक बनाम माफिया का नारा इस लोकसभा सीट पर दिया है। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है। गाजीपुर में भी अफजाल अंसारी लड़ रहे हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के पारसनाथ राय। अभी हाल में ही मुख्तार अंसारी का निधन हुआ है, तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार की जनता क्या करने जा रही है। क्या वो एक बार फिर से अफजाल अंसारी को मौका देती है, उनके साथ खड़ी होती है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के जनाजे में एक भारी संख्या में भीड़ उमड़ी थी, लोग जो है पहुंचे थे और मुझे लगता है कि वो भीड़ सिंपैथी में गई थी। उन्होंने जितना कुछ लोगों के लिए किया है, गरीबों के रॉबिन हुड की तरह जाने जाते थे वो, तो हो सकता है कि वो सिंपैथी वाला वोट भी उनको बड़ी संख्या में मिले। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी की धरती पर पिछले 2 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं और इस बार हैट्रिक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उनको चुनाव मैदान में उतारा है। 2019 में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शालिनी यादव को 4,69,000 से ज्यादा मतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हराया था। इंडिया गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय खड़े हैं वाराणसी में। उनकी बहुत लंबे समय से पकड़ है। इस बार वो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, पिछले 3 बार से। वहीं बसपा ने पूर्व पार्षद सैयद नियाज अली को मैदान में प्रत्याशी बनाकर उतारा है।
नहीं, यहाँ से नियाज अली नहीं है, यहाँ से अथर जमाल लारी हैं प्रत्याशी। वहीं पीडीएम से असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल ने एक साथ जनसभा कर अपनी उपस्थिति का संदेश भी दिया था। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होगा वाराणसी में इस बार। देखने वाली बात यह होगी कि प्रधानमंत्री की जीत का अंतर कितना रहता है, क्योंकि जिस तरीके के दावे उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों से किए थे, वैसे तो उन्होंने पूरे देश से तमाम वादे किए हैं, लेकिन कभी उनको निभाया नहीं, क्योंकि उन वादे निभाने में शायद यकीन नहीं रखते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं रॉबर्ट्सगंज की तरफ। इस सीट से एनडीए की गठबंधन की ओर से अपना दल एस ने सांसद पकौड़ी लाल कोल की बहू रिंकी सिंह कोल को मैदान में उतारा है, जो कि मिर्जापुर के 96 विधानसभा की मौजूदा विधायक है। कहा जा रहा है कि रिंकी सिंह एनडीए सरकार की योजनाओं के अलावा राम मंदिर और अनुच्छेद 370 के दम पर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं छोटे लाल खरवार सपा से वो कांग्रेस के सहारे जोर लगा रहे हैं। महाराजगंज में इस सीट पर 6 बार के सांसद रह चुके पंकज चौधरी को एक बार फिर से भाजपा ने मैदान में उतारा है। बता दें आपको कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी अब तक इस सीट से 8 बार चुनाव लड़ चुके हैं। इन्होंने 2 बार हार का सामना भी किया है। कांग्रेस से विधायक वीरेंद्र चौधरी को मैदान में उतारा है। तो बसपा ने मुस्लिम कार्ड खेला है, मोहम्मद मोमसे आलम को टिकट दिया है महाराजगंज में। आगे बढ़ते हैं गोरखपुर, बहुत ही दिलचस्प सीट। इस सीट से अभिनेता और अभिनेत्री आमने सामने हैं। एक तरफ भाजपा ने अपने पुराने सांसद रवि किशन शुक्ला को दूसरी बार मैदान में उतारा, तो वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से काजल निषाद चुनाव मैदान में है। गोरखपुर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां यादव मुस्लिम निषाद वोटरों के समीकरण बनाकर चुनाव जीता जा सकता है। बसपा ने यहां से मुस्लिम प्रत्याशी दिया है। आगे बढ़ते हैं बांसगांव की तरफ। चौथी बार भाजपा ने पूर्व सांसद सुभावती पासवान के बेटे कमलेश पासवान को टिकट दिया है, जो कि पहले 3 बार सांसद बने और डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों के दम पर मैदान में उतरे हैं और सरकार के कार्यों को गिनाते हुए नजर आते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस के टिकट पर सदन प्रसाद को मैदान में उतारा। वहीं बसपा ने पूर्व आयकर आयुक्त डॉक्टर राम समुझ को टिकट दिया है। कुशीनगर की तरफ चलते हैं। कुशीनगर में भारतीय जनता पार्टी ने यहां से वर्तमान सांसद विजय कुमार दुबे को प्रत्याशी बनाया। इससे पहले यहां पर राजेश पांडे 2014 में भाजपा से सांसद बने थे। वहीं समाजवादी पार्टी से सेंथवार अजय प्रताप सिंह मैदान में। इसी बीच पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से त्रिकोणीय मुकाबला बनाने का प्रयास किया है कुशीनगर से। देवरिया की तरफ चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से समाज सेवी शशांक मणि त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाकर पुराने विवाद को समाप्त कर दिया। पिछले चुनाव में विवाद यह था कि बाहरी व्यक्ति को चुनाकर चुनाव लड़ाया जा रहा है, जो कि इस बार नहीं है। वहीं कांग्रेस से पूर्व विधायक अखिलेश सिंह को मैदान में उतारा गया है। बसपा ने संदेश यादव को टिकट दिया है और यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने का भी प्रयास किया है। बड़ा वोट बैंक है यहाँ पर यादव वोट बैंक, तो संजय यादव को बसपा ने मैदान में उतारा है। कुल मिलाकर के सभी 13 सीटों पर बहुत दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। जातीय समीकरण पर आधारित चुनाव होगा आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश में। तो क्या कुछ होगा, कितना वोट प्रतिशत, कितना मतदान, वो सब कुछ भी आपके साथ शेयर करेंगे। कल वोटिंग होगी और शाम को हम उस पर एक एनालिसिस करेंगे। फिर इन 13 सीटों का भी पोस्टमार्टम करेंगे और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, जिसे हम और आप दोनों ही डेफिनेटली मिलकर के साथ देखेंगे और सभी चीजों की और सभी खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए